जब वो सिर्फ 1 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। सर पर कई परेशानियां थीं और जिंदगी में दुख भी बहुत। मगर फिर भी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर वीसीआर किराए पर चलाना शुरू किया। उसके बाद वीडियो कैसेट का काम शुरू किया। जब वीडियो कैसेट बिकना कम हुए तो उन्होंने वीडियो गेम का काम शुरू किया। वीडियो गेम का क्रेज़ कम हुआ तो उन्होंने टेलीफोन का काम शुरू किया। जब टेलीफोन का काम बंद हुआ तो उन्होंने मोबाइल का काम शुरू किया। परिस्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं होती। समय के साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर अपना एक मुकाम कैसे बनाया जाता है, ये हम जानेंगे दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर दीपक सेठी जी से। नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दीपक सेठी जी से, जो कि ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन जबलपुर जोन के उपाध्यक्ष हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन जबलपुर के जिला अध्यक्ष हैं। जबलपुर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेडर्स एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष हैं और साथ ही सेंट्रल इन्फो टेलीकॉम ट्रेडर्स एसोसिएशन जबलपुर के भी अध्यक्ष हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है सर कि एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस करने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअल में हम जब पढ़ाई चल रही थी तो हमारी उतनी स्थिति नहीं थी कि हम अपने घर का खर्च निकाल सकें, क्योंकि हमारी फादर की डेथ 1 साल का जब मैं था तब हो चुकी थी। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ निश्चित ही कुछ ना कुछ व्यापार करना था। और ईज़िली नौकरियां तो मिलती नहीं है, आज के समय पे नहीं है तो पहले तो और नहीं मिलती थी। तो निश्चित ही हमारे को अपने पर घर चलाने के लिए, अपना परिवार सभी कुछ चलाने के लिए हमारे को जो, तो हम निश्चित ही व्यापार कर सकते, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जी जी। तो आपने कई तरह के बिजनेस किए हैं शुरू से जी। लेके, तो स्टार्टिंग कहाँ से की? किस चीज़ का बिजनेस सबसे पहले किया आपने? हम स्टार्टिंग में हमने की थी, एक हम पहले जूस बेचते थे, जो पाइनएप्पल ऑरेंज जूस होता था, वो हमने बेचना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास टीवी वीसीआर हम रेंट पे चलाया करते थे। उस समय पे केबल टीवी आई नहीं थी और वीडियो हॉल्स वगैरह चलते थे। तो केबल टीवी वीसीआर के बाद हमने फिर वीडियो कैसेट लाइब्रेरी खोली थी हमने, यहीं शास्त्री ब्रिज में दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। पहले वीडियो कैसेट लाइब्रेरी का काम हमने स्टार्ट किया, फिर केबल आने से लाइब्रेरी का काम लगभग खत्म हो गया। उसके बाद फिर समय बदलता गया, तो हमने अपने आप के अपने बिजनेस को भी बदलना चालू किया। तो हम वीडियो गेम में आए, क्योंकि न्यू जनरेशन की डिमांड थी उस समय पे। समुराई के, जी मीडिया के वीडियो गेम्स आया करते थे, तो जी। हमने वीडियो गेम्स की लाइन को चुना। निश्चित ही हमने 5-7 साल तक वो उस काम को किया। उसके बाद कंप्यूटर आने से वीडियो गेम लगभग खत्म हो गया। उसके बाद फिर अब मोबाइल 2020 में 15 जनवरी को करीब जबलपुर में लॉन्च हुआ था। स्मार्ट रिलायंस की सबसे पहले सिम आती थी। तो हम उस दिन से अपने मोबाइल टेलीकॉम से ही जुड़े हुए हैं, और वो व्यापार हमने फिर समय बदलता गया, जिस चीज़ की डिमांड आती रही हमने वो उसी व्यापार को चुन लिया। जी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का ये है कि वो मार्केट की जो डिमांड है उस हाँ पे जी। काम करते हैं तो सक्सेस मिलती ही है अपने आप। हाँ। जी। मोबाइल के आने के बाद आपने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है, तो आप काफ़ी सक्सेस भी आपको इस फील्ड में मिली है, तो इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए? मोबाइल फ़ोन में हम जब आए थे तो उस समय पे कीपैड फ़ोन आया करते थे, जी, और उस समय पे स्टार्टिंग में हमारे को ₹7 सुनने के और करने के दोनों के सेम चार्जेस लगते थे। जी, तो उस दौर से हमने स्टार्टिंग की थी। कीपैड वाले फ़ोन, ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन आते थे। जी, उस समय पे वही बिका करते थे। धीरे-धीरे फिर और कई ब्रांड आए जी, उस समय जी, के बाद, जो आज इस टाइम पे है नहीं। उसके बाद कई ब्रांड ऐसे आए हैं जो शुरुआत तौर पे नहीं थे। जी, तो निश्चित ही इतना इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपटीशन रहा है कि कई बड़े से बड़े ब्रांड आज की डेट में नीचे आ चुके हैं, और कई नए ब्रांड हैं जो उनकी जगह ले चुके हैं। निश्चित ही उन ब्रांडों को भी ऊँचाइयों पे जाने का यही था कि उन्होंने कस्टमर की और समय की डिमांड को देखते हुए ही अपने प्रोडक्ट उस तरीके से बनाए हैं, जी, जिस तरीके से कि लोगों की नीड पूरी हो सके। आज की डेट में मोबाइल हर आदमी की इतनी ज़रूरत बन चुका है कि निश्चित ही आदमी ऑफ़िस का काम भी आज की डेट में मोबाइल से होता है। बिल्कुल। कोरोना काल में तो लोगों की
स्कूल्स वगैरह और सारी एजुकेशनल भी सब बिल्कुल। मोबाइल से ही की गई थी। जी, जी। तो समय को देखते हुए मोबाइल ने भी, कंपनियों ने काफ़ी अपने फीचर्स वाइज बदलाव किए हैं और ज़रूरत को देखते हुए निश्चित ही उस पे काम करते रहे हैं। कोई सेल्फी का पसंद है तो सेल्फी के लिए फेमस है किसी कंपनी का मोबाइल, किसी के गेमिंग मोबाइल चाहिए तो वो गेमिंग के लिए वो अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि उसमें गेम प्रॉपर चल सके, हैंग की प्रॉब्लम्स ना आए। इस तरीके से कई कंपनियां भी कस्टमर को डिमांड के हिसाब से बदलाव करती रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल मोबाइल के बिना तो लाइफ ही नहीं संभव है। सारे काम उसी से होते हैं, बिजली का बिल्कुल, बिल जमा बिल्कुल, करना है, गैस की बिल्कुल टंकी सही, मंगानी है, सारा कुछ। बिल्कुल। जी। आप ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन जबलपुर ज़ोन के अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन जबलपुर के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो ये संस्था किस तरह काम करती है? ये जो संस्था है एक्चुअल में ये रिटेलर्स की संस्था है। इसमें हम रिटेलर्स लोगों की जो प्रॉब्लम्स आती है वो डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पे प्लस कंपनियों के एंड पर जो जी, भी प्रॉब्लम्स आती है उसका समाधान हम लोगों को करना पड़ता है बैठ के। जी, ये जबलपुर मोबाइल एसोसिएशन भारत की सबसे पुरानी पहली संस्था है जो जबलपुर में ही एसोसिएशन बनी है। जी, उसके बाद ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन को भी ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल की एसोसिएशन है। आज इसे भी 8 वर्ष पूरे हो चुके हैंगे। ये खासकर रिटेलर्स के लिए काम करती है क्योंकि कई मोबाइल्स ऐसे होते हैं जिसकी बिलिंग कंपनी पहले ज़्यादा रेट पे करती है और ऑनलाइन में अगर कोई ऑफर आ जाता है तो वो हम रिटेलर से वो कम दामों में बिकवाती है, तो उसके अगेंस्ट पर वो हम लोगों को क्रेडिट नोट बाद में इशू करती है। ओके, कई प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं कि कई मॉडल्स वो ऑनलाइन में दे देते हैं और हमारी मेन लाइन में नहीं देती है, तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ते हैं कि ये मॉडल हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से समय बदलते बदलते हम लोगों की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी नई नई तरीके से आती जा रही हैं और हम लोग निश्चित ही कुछ ना कुछ उसके लिए करते रहते हैं, अपनी मांग को कंपनियों वालों से मंगवाते रहते हैं। फिर भी आज की डेट में कंपनियां अपने ही बड़ी हैं, चूंकि कंपनियां हम रिटेलर से जी, आज भी कई स्तर पे अपनी मनमानियां करती हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम लोगों को लेट दिए जाते हैं, एक एक दो दो महीने बाद मॉडल्स देते हैं और मेन लाइन वालों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है और ऑनलाइन में वो प्रोडक्ट पहले दे दिए जाते हैं और कुछ अनाप शनाप डिस्काउंट देते हैं जो हम लोगों के हम मेन लाइन में नहीं रहते हैं। अब जरूर हम लोग इस स्पर्धा में आ चुके हैं कि कई ऑफर्स ऐसे हैं जो कंपनियां हम लोगों के आंदोलन के बाद सुन रही हैं और हम लोगों को भी सेम टाइम पे सेम ऑफर और सेम प्रोडक्ट देती हैं। जी। आप जिस संस्था की बात कर रहे हैं उसका एक स्लोगन भी है। जी, जी, जी। सेम टाइम, सेम ऑफर और सेम प्रोडक्ट। जी, जी, तो जी। ये स्लोगन मतलब क्या कहना चाहते हैं आप इस स्लोगन के थ्रू? एक्चुअल में ये छोटा-सा स्लोगन है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा जैसे जी, सेम टाइम है, तो सेम टाइम में हमारा ये है कि जो भी प्रोडक्ट नया मॉडल लॉन्च होता है, वो अगर ऑनलाइन में दिया जा रहा है, तो वो हमारे को मेन लाइन में बहुत ज़रूरी है, सेम टाइम पर लॉन्च होना चाहिए। ये एक हमारी डिमांड है। बिल्कुल। फर्स्ट सेम टाइम है। सेकंड है आपने बताया कि सेम ऑफर। ऑफर होना चाहिए, जैसे उसमें कई मॉडल्स ऐसे आते हैं जिसमें कैशबैक का ऑफर रहता है। अब कंपनियां क्या करती हैं कि मेन लाइन में हम लोगों के जो कार्ड वाले कुछ कार्ड से ऑफर्स रहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में से जी, ऑफर्स रहते हैं, जी, 2000 कैशबैक, 5000 कैशबैक, तो वो कस्टमर को 2 से 3 महीने बाद मिलते हैं जी, और मेन ऑनलाइन में क्या रहता है वो तुरंत ही लेस कर देते हैं। तो वो कस्टमर क्यों 3 महीने रुके? तो बिल्कुल। इस तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये स्लोगन है सेम ऑफर। जी, सेम ऑफर भी सेम टाइम पे रहे। हम किसी कंपनी के किसी ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ, वो भी एक व्यापारी है, हम भी एक व्यापारी है। हम सिर्फ इतना मैसेज देना चाहते हैं कि जो नियम बने हैं व्यापार करने के, उसके तहत वो भी व्यापार करें और हम भी व्यापार करें। वो गलत नीतियां अपनाते हैं, गलत फंडिंग करते हैं, खरीद से कम में मोबाइल और भी कई आइटम्स है जो बेच देते हैं। आज कोई भी ऑनलाइन कंपनियां, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी भी ऑनलाइन कंपनी का आप ऑडिट देख लीजिए पिछले 5 साल का, 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, कई करोड़ों रुपए के नुकसान में चल रही है ये कंपनी और फिर भी व्यापार कर रही है। इनकी मंशा क्या है, ये तो सरकार को ही देखना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल। सरकार ही इन कंपनियों से बड़ी है, हम व्यापारी इन कंपनियों से बड़े नहीं है। जी। गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या कोई सपोर्ट मिलता है किसी तरह? गवर्नमेंट की तरफ से तो हम लोगों को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जी, हम लोग गवर्नमेंट के सामने अपनी
डिमांड रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, जी, और कुछ प्रॉब्लम्स सुनी जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आज तक नहीं सुनी गई हैं। जी, उसके लिए भी हमें काफ़ी कुछ नाराज़गी है, खेद है कि स्पर्धा रहे, लेकिन इस तरीके से ना रहे कि व्यापारी का व्यापार कम होता जाए, व्यापारी अंदर से खोखला होता जाए जी। और वो बोलता जाए और सरकार ना सुन पाए। तो इस पर भी बहुत ज़रूरी है, हमारे को सरकार से ऐसा कुछ फंड या ऐसी किसी तरीके से कोई हेल्प चीज़ मिले। हेल्प नहीं मिलती है इस जी, तरीके जी। से। कोरोना काल में आपकी संस्था ने व्यापारी वर्ग के लिए क्या काम किए? कोरोना काल के समय पे हमारे लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम सभी व्यापारियों के लिए रही है। सरकार ने कोरोना काल के तहत कुछ चीज़ों की अनुमति दी गई थी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जी, वो आप घरों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे जी, घर चल सके। लेकिन ऑनलाइन कंपनियों ने उसका सरेआम उल्लंघन करके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कई आइटम्स ऐसे भी उन्होंने डिलीवर्स किए हैं, जिसके खिलाफ हम नारी ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन ने, कैट ने काफ़ी ज्ञापन और ऑनलाइन मेल भी भेजी है सरकार को कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोरोना काल के समय पे व्यापारी घर पे बैठा है, और जब कोरोना काल के बाद अगर वो छूट मिलती है, अपना व्यापारी अपनी दुकान खोलता है, तो उसके पास कस्टमर ही नहीं रहेगा, क्योंकि कस्टमर की नीड तो ऑनलाइन वालों ने पूरी कर दी है। जी, उसकी दुकान में जो माल पड़ा है वो आखिर कब बेचेगा, कैसे बिकेगा, क्योंकि कस्टमर की नीड रहेगी तभी प्रोडक्ट बिकेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने सरकार से मेल भी के माध्यम से, और निश्चित ही जहां जहां मंत्री उस लेवल के रहे उनको हमारे संस्था के लोगों ने जाके ज्ञापन दिया है, और निश्चित ही रोक भी लगी है, किसी किसी स्टेट पे बकायदा रोक लगाई गई है। तो जी, इस तरीके से हमारी संस्था ने काम किया है। बिल्कुल। जबलपुर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन ट्रेडर्स एसोसिएशन जबलपुर के भी आप अध्यक्ष हैं। तो ये किस तरह काम करती है? ये हमारे मोबाइल टेलीकॉम में डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक एसोसिएशन है। जी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रहते हैं, जितनी भी कंपनियों के रहते हैं, उनकी बहुत बिग इन्वेस्टमेंट रहती है। यही एक संस्था ऐसी है जो बिना एनओसी के किसी भी कंपनी को दूसरे किसी को काम लेने के लिए बाध्य है। जब तक कि उसका पूरा स्टॉक, उसके क्रेडिट नोट, उसका अमाउंट कंपनी से जो लेना है वो क्लियर ना हो जाए, तो बिना एनओसी के वो दूसरा कोई काम ले नहीं सकता है। अभी कई कंपनियां टेलीकॉम में इस तरीके से आई हैं, जैसे हर 3 महीने में, हर 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूटर्स बदल देती है। आज किसी को बनाया, उसके पास माल पड़ा है, नहीं बिका है, उसकी मार्केट की उधारी है, उसके क्रेडिट नोट है, कंपनी का आदमी चेंज हो गया, सेल्स ऑफिसर, तो उनकी जगह पे दूसरा आया, अब उसने किसी दूसरे को कर दिया, बना दिया डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो उसको फिर से माल दे दिया, तो पुराने के पास जो माल फंसा हुआ है, निश्चित ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल काफ़ी जल्दी ओल्ड स्टॉक होते हैं, न्यू मॉडल्स आ जाते हैं, तो इस तरीके की खमियाजा डिस्ट्रीब्यूटर्स को भुगतना पड़ता है। तो जी, ये ना भुगतना पड़े, इसके तहत हमारी ये एसोसिएशन काम करती है। पूरा स्टॉक जो रहता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर पुराने से लेता है, उसके साथ बैठ के बात करता है, कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान उस पुराने को ना हो, जिस प्रेम से वो पहले दिन जुड़ा था, उसी प्रेम से उसे लास्ट में विदाई होनी चाहिए। यही उद्देश्य है हमारी इस संस्था का। डिस्ट्रीब्यूटर्स को व्यापारी, रिटेलर से और कंपनी से किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, इसके तहत ये संस्था काम करती है हमारी। जी। इसके अलावा और ये संस्था डिस्ट्रीब्यूटर्स के हित के लिए क्या आपकी डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से? इसमें हमारे को यही रहता है कि कुछ मॉडल्स को लेके वही चीज़ आती है वापस से, कि कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, जैसे अब 5G नए आने वाला है, तो जी, 4G का स्टॉक रहता है। तो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स को बाध्य करती हैं कि हमारे से इतने 4G हैंडसेट लिए जाएं, तब हम आपको 5G देंगे। कुछ मॉडल्स आज भी ऐसे हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के, जो वो ऑनलाइन में 5G दे रहे हैं और हमारे को मेन लाइन में आज की डेट तक 5G मोबाइल नहीं दिए गए हैं। उसके खिलाफ भी हम निश्चित ही अब भविष्य में कोर्ट में जाना चाहते हैं कि इस तरीके का व्यापार में उल्लंघन जो किया जा रहा है, इस पर सरकार निश्चित कोई कदम उठाए। क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी दबा के चलती हैं और रिटेलर को भी दबा के चलती हैं। तो मेरा तो यही सोचना है कि बहुत ज़रूरी है, समय आ चुका है कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को जागना ज़रूरी है। किसी भी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसकी लड़ाई में एकजुट होकर सामने आना बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचे कि उसकी लड़ाई और कोई लड़ेगा। बिल्कुल। पेंशन को लेकर आपकी गवर्नमेंट से जो माँगे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, कैश, ये नेशनल लेवल पे
सरकार से मतलब आग्रह कर चुकी हैं कि हम व्यापारियों का भी भविष्य निश्चित ही एक एज के बाद सुरक्षित होना चाहिए, जो आज के समय के हिसाब से कहीं से सुरक्षित नहीं है। जी। क्योंकि कोई भी जॉब पे रहता है तो उसको निश्चित ही एक समय के बाद पेंशन दी जाती है। हम व्यापारी देखते हैं तो निश्चित ही कस्टमर से टैक्स लेकर सरकार को जमा करते हैं जीएसटी के रूप में। तो निश्चित ही हम भी सरकार के लिए किसी न किसी तरीके से टैक्स कलेक्शन करके हम सरकार का भी काम करते हैं। उसके तहत हमारे को कुछ भी एज के बाद एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि हमारे को उस एज के बाद हम व्यापारियों को भी पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि कल को किसी का व्यापार अगर खत्म होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो भविष्य में उसको एक पेंशन मिलती रहे जिसके से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। जी, ऐसी बिल्कुल। डिमांड हमारी रही है सरकार से। निश्चित ही इस पे काम चल रहा है और हम जी। इसको बीच-बीच में इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। इस तरीके से नहीं है कि हम इसको पे अभी हार मान चुके हैं। जी, बिल्कुल। अभी आपने जैसे जीएसटी की बात की है, तो जीएसटी में जो विसंगतियाँ हैं, उसको लेकर आपने एक आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन में आपकी क्या माँगें थी गवर्नमेंट से? एक्चुअल में हमारे को जीएसटी निश्चित ही सरकार द्वारा लाई हुई एक बहुत अच्छी प्रणाली है। इसका हम स्वागत भी करते हैं जी। और प्रॉब्लम्स भी ये है कि इसमें जब हमने ये आंदोलन किया था तब ये करीब 2 साल के टाइम की बात है। 950 संशोधन हो चुके थे जीएसटी में जी। और हमारा आंदोलन उस समय पे यही रहा है कि हम व्यापारी को एक भी संशोधन करने की अनुमति सरकार ने नहीं दे रखी थी। गलती तो आखिर आदमी से ही होती है और व्यापारी जो व्यापार करता है, निश्चित ही उनका अकाउंटेंट अलग होता है, उनके सीए अलग होते हैं, जो अकाउंट को एडजस्ट करते हैं, देखते हैं। कोई भी फीडिंग में अगर कोई किसी भी तरीके की गलती होती है, जी। तो उसको संशोधन करने की व्यापारी को बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो वो अनुमति भी सरकार को देनी चाहिए और इतने संशोधन हो गए हैं कि मतलब व्यापारी के अलावा भी जो अकाउंटेंट और सीए हैं, वो भी कई तरह से संशोधन में कन्फ्यूज़्ड हैं कि अभी कितने संशोधन हो चुके हैं, आज की स्थिति में क्या सही है और आज हम इस जगह पे बैठे हैं, तो आज की डेट तक 1100 संशोधन हो चुके हैं। उस समय हमने जो लड़ाई लड़ी थी, उस समय 950 संशोधन जीएसटी को लेके हुए थे। तो हमारा बस यही कहना है कि अच्छे व्यापारी भी होते हैं, कुछ बुरे व्यापारी भी होते हैं। कुछ बुरे व्यापारियों के कारण अच्छे सभी को 90% लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। कुछ 5-10% व्यापारी ऐसे हो सकते हैं जो जीएसटी में गलत नीति के हिसाब से उसका फ़ायदा उठा के बिना बिलिंग के इस तरीके का कुछ काम करते रहे हों। लेकिन उनको पनिशमेंट मिले अलग बात है, लेकिन उसके तहत चलते 90-95% व्यापारियों को पनिशमेंट मिले और उसका फ़ायदा ना मिले, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने ज़रूर आवाज़ उठाई थी। और निश्चित ही कुछ गलतियाँ व्यापारी से होती हैं, कुछ सरकार से होती हैं, तो हम लोग एक-दूसरे की गलतियाँ अगर बताकर किसी को एहसास नहीं कराएँगे, तो फिर बीच का तो कोई किसान आके तो कराएगा नहीं जी, बिल्कुल। इसके लिए। हाँ, व्यापारियों के हितों को लेकर आप जी। और किन-किन संस्थाओं से जुड़े हैं? व्यापारिक संस्थाओं में हम निश्चित ही बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। मैं महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रवि गुप्ता जी हैं, चंडोक जी हैं, अखिल मिश्रा जी हैं। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रेम दुबे जी हैं, हिमांशु खरे जी हैं, और भी संस्था के कई लोग हैं। इन लोगों के साथ जब हम बैठते हैं, काफ़ी कुछ हमारे को इनसे सीखने मिलता है कि संस्था में किस तरीके से काम करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। आज ये जबलपुर की इतनी पुरानी संस्थाएँ हैं और हम निश्चित ही किसी तरीके का कोई आंदोलन रहता है, तो सबको एकजुट लेकर ही चलते हैं, क्योंकि एकजुट लेकर ही किसी आंदोलन का हम बड़ा रूप ले सकते हैं। वो व्यापारी पहले तो मैं कह दूँ कभी भी किसी आंदोलन के हित में नहीं रहता है। वो शांतिपूर्वक ही चाहता है, वो ना कोई आंदोलन करना चाहता है, ना अपनी दुकानें बंद करना चाहता है, ना रोडों पे आना चाहता है। वो तो सिर्फ़ कोई गलती होती है तो वो एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता है कि ये लिखित हमने दिया है, ये प्रॉब्लम्स है। जब किसी तरीके की चीज़ को नहीं सुना जाता सरकार में, तब फिर वो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में इस चीज़ों का पर जाता है। जी। और मैं निश्चित ही इनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला है। चैम्बर के सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला है और आगे यही मेरे को जो सीख है मेरे आगे काम आएगी। हम एसोसिएशन में इसी तरीके से भी काम करते रहते हैं। जी। गवर्नमेंट की तरफ से व्यापारियों पर जो करारोपण किया गया है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी?
अभी रिसेंटली कुछ टैक्सेस को लेके सरकार ने इस तरीके से जो कर लगाए गए हैं वो निश्चित ही मतलब सही नहीं है। और मैं पहले तो यही चाहूँगा कि सरकार कभी भी किसी तरीके के कोई टैक्स अगर किसी व्यापारी पे लगाती है तो व्यापारिक प्रतिनिधि संस्था के प्रतिनिधियों को निश्चित अपने साथ बैठाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। इस तरीके के टैक्स लगाने पर व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने जिस तरीके से टैक्स लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने हर दुकान के ऊपर जो बोर्ड लगे हैं, बोर्डों पर टैक्स लगाया गया है, जो कि जिसका कि हम विरोध पिछले 4 साल पहले भी कर चुके हैं और अभी फिर से रिसेंटली हो रहा था तो हमने विरोध दर्ज कराया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड एक शहर की सुंदरता होता है। आज हम किसी भी बड़ी जगह पर जाते हैं, आज एग्जाम्पल के लिए अगर हम नागपुर जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे जाते हैं, बड़ी-बड़ी जगह तो हम बोर्ड से ही आकलन करते हैं कि ये बड़ा शहर है। आज हमारे शहर में अगर लोग इतने महँगे-महँगे बोर्ड्स लगा रहे हैं, अच्छे बोर्ड्स लगा रहे हैं, तो निश्चित ही कोई गाँव का या छोटी जगह से कोई आता है तो उसकी नज़र में हमारा शहर, जबलपुर शहर एक बड़ा कहलाता है। और अगर इस तरीके से टैक्स लगाएँगे तो हमारे लोगों का व्यापारी संघ से क्लियर कहना था कि हम हर बोर्ड के आगे अपना काला कपड़ा लगा देंगे, लाइटें बंद कर देंगे, लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि सरकार कोई चीज़ लगाए और हम उसका विरोध करें। अगर पहले ही किसी व्यापारी वर्ग को, संस्थाओं को बैठा के अगर उनसे बात कर ली जाए, तो इस तरीके के नए टैक्स के प्रावधान आने ही नहीं चाहिए। मैं जी। यही चाहूँगा। इस तरीके से और भी कुछ चीज़ें आई थी कि टैक्स में जो नगर निगम के टैक्स का जो साल का भी ₹1000 दुकानों का 1000 डेढ़ हज़ार रुपए लिया जाता है, उस पर कलेक्ट्रेट की गाइडलाइंस के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। तो एक दुकान का करीब-करीब ₹15,000 से लेके 50,000 तक टैक्स की लायबिलिटी आती है, जो बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। मतलब आज तक इतना टैक्स किसी व्यापारी को नहीं लगा है। प्रॉपर्टी उसकी, दुकान उसकी, उसको बोर्ड पे भी टैक्स देना है, साल का भी टैक्स देना है, जबकि वो सारे टैक्स ऑलरेडी दे रहा है नगर निगम द्वारा जितने भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, कहीं से भी। अब ये जो नए टैक्स का है, ये प्रॉब्लम्स तो निश्चित ही आती है और व्यापारी का व्यापार आधे से भी कम हो चुका है और टैक्स की लायबिलिटी डबल होती जा रही है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आएगी। तो वो निश्चित ही अपनी प्रॉब्लम सरकार के साथ शेयर करेगा। बिल्कुल। ये बताइए कि व्यापारिक वर्ग में भी क्या व्यापारियों के हितों को लेकर या समस्याओं को लेकर या आंदोलन को लेकर भी मतभेद हैं या फिर ये लोग एकजुट हैं? मतभेद तो नहीं है, आज किसी कोई भी संस्था व्यापारिक है तो उनका आपस में तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। बस कुछ व्यापारी लोग ही रहते हैं जिस तरीके से वो अपना समय कम दे पाते हैं। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हर व्यापारी को जो भी जिस संस्था से जुड़ा है, उसे अपनी जिस भी संस्था में जिस भी तरीके का कोई आंदोलन होता हो, किसी तरीके का ज्ञापन होता हो, उसमें सबको अपना समय देना बहुत ज़रूरी है। व्यापारी वर्ग ये ना सोचे कि उसकी लड़ाई दूसरा व्यापारी या संस्था लड़ लेगी और जो भी होगा हमें अपनी दुकान में बैठे-बैठे फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके की भावनाएँ अब बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापारी को व्यापार को बचाने के लिए समय देने की बहुत आवश्यकता है। वो समय चला गया कि जब हम दुकान में बैठे हैं और कस्टमर आ रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी व्यापार जो धीरे-धीरे मेन लाइन का व्यापार ऑनलाइन में डाइवर्ट हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण कुछ कस्टमर को आप अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसके कारण भी कस्टमर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाता है। तो इस तरीके को देखते हुए हमारे को सभी संस्थाओं में टाइम बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके का कोई मैसेज आता है, तो मैं निश्चित ही चाहूँगा हर व्यापारी को अपना समय निकाल कर उस संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की ज़रूरत है। जी। 2014 में आपने जो आंदोलन किया था ऑनलाइन कंपनियों को लेकर, वो क्या था? हमने 2014 में ये तो बड़ा आपने पुराना क्वेश्चन कहीं से ढूँढ निकाला जी, है। बिल्कुल। बहुत प्रेस ही वालों का काम ही है जी, सर। जी, जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने निकाला है। हमने 2014 में हमने मोबाइल एसोसिएशन और कंप्यूटर एसोसिएशन ने मिलकर 2 दिन जबलपुर में अपनी शॉप्स बंद रखी थी, क्योंकि उस समय पे रिसेंटली ऑनलाइन कंपनियाँ आई हुई थी और हम लोगों को उस समय पे भविष्य दिख रहा था कि निश्चित ही ये 5 से 6 साल में ये स्थितियाँ आएँगी, जो स्थितियाँ आज के समय पर हो रही हैं और हम लोगों का व्यापार
जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका आभास हम लोगों को 2014 में ही लग चुका था। जी। तभी हमने सरकार से, उस समय वैट चलता था, तो हम लोगों ने निश्चित ही सबसे पहला ज्ञापन, उस समय पे वित्त मंत्री हमारे माननीय मलैया जी होते थे दमोह से, तो हम लोगों ने और कंप्यूटर्स एसोसिएशन ने मिलकर उनको एक सबसे पहला ज्ञापन दिया गया था कि ऑनलाइन कंपनियों का जो माल बाहर से आता है, तो निश्चित ही उनकी सेल दूसरे स्टेट में टैक्स में के रूप में चली जाती है और हम लोग का व्यापार कम होता है, तो आपको वैट यहाँ पर कम मिलेगा, क्योंकि हम लोग का व्यापार कम होगा और माल दूसरे स्टेट से मध्य प्रदेश में आ रहा है, हर जगह पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई नई नीति बनाई जाए ताकि उन लोगों का माल जो दूसरे स्टेट से यहाँ आता है, तो उस पर टैक्स लगाकर कस्टमर को कम से कम सेम रेट पर मिल पाएगा, तो कस्टमर ऑनलाइन की तरफ प्रभावित नहीं होगा। ऑनलाइन में जिस तरीके से लुभाने ऑफर्स दिए जाते हैं, उस पर उन लोग अपनी तरफ से फंडिंग करते हैं और एक व्यापारी अपनी तरफ से कभी फंडिंग नहीं कर सकता है। जितने का सामान लिया है, वो चाहे मिनिमम 1% भी कमाकर अगर बेचता है, 2% कमाकर बेचता है, लेकिन वो अपने घर से कैसे पैसे लगाएगा? आज ऑनलाइन कंपनियां जो हैं, निश्चित ही 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, इस तरीके से सारी ऑनलाइन कंपनियां नुकसान में चल रही हैं। इनका क्या उद्देश्य है? निश्चित ही वो हम व्यापारी और खुदरा व्यापारियों को खोखला कर रहे हैं। पहले ये जब आए थे तब इनका मार्केट शेयर 5% था। धीरे धीरे बढ़ के उनका 10%, 20%, आज वो 35% पे हैं आज की डेट में। उनको 6 से 7 साल लगे हैं, साल उन्होंने 5 से 7% ग्रोथ की है और हम खुदरा व्यापारियों का उस पर दुष्परिणाम पड़ रहा है। बिल्कुल। ये बताइए कि आपने गवर्नमेंट से 5 क्लस्टर की माँग की थी। ये क्लस्टर क्या है? हमने निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार से कैट संस्था के माध्यम से हमने, सकलेचा जी इनके मंत्री हैं, जिनसे हमने डिमांड रखी थी जी। कि एक लकड़ी का व्यवसाय हमारे जबलपुर में काफ़ी पुराना और काफ़ी सालों से होता रहा है, तो एक लकड़ी उद्योग को लेकर एक अलग से क्लस्टर बनना चाहिए हैगा। दूसरा हमारा क्लस्टर का था कि फूड प्रोसेसिंग को लेकर आज काफ़ी व्यापार उस पर बढ़ रहा है, तो उस पर एक क्लस्टर एक अलग बनना चाहिए था। इसके अलावा हमारी एक क्लस्टर की डिमांड थी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, मोबाइल्स हैं, टीवी, फ्रिज, इस तरीके के जो गैजेट्स वगैरह हैं, इसकी एक अलग से क्लस्टर होना चाहिए जहाँ सारे लोग अपना इकट्ठा मार्केट कर सकें। जी। इसके अलावा हमारा नमकीन मिष्ठान को लेके था कि उस पर भी क्लस्टर एक बने, ताकि यहाँ बनाई हुई कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे को नेशनल लेवल तक पहुंचाई जा सके और लोगों को व्यापार के साथ साथ रोजगार भी मिल सके। क्लस्टर बनवाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि आज क्लस्टर अगर किसी चीज़ का बनता है, तो उसमें रोजगार के बहुत से साधन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा अभी कोई ऐसी कोई नीति नहीं है कि इतना पढ़ने के, इतना सब कोर्स करने के बाद भी न्यू जनरेशन को किसी तरीके की कोई कंपनियों में जॉब जनरेट हो रहा हो। हमारा भविष्य में जबलपुर शहर बुजुर्गों का होता सा नजर आ रहा है, क्योंकि जी। न्यू ही पीढ़ी है जो बाहर पढ़ने जाती है और बाहर पढ़ने के बाद हम वो वापस नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनको जबलपुर में ऐसी कोई आईटी कंपनी, ऐसी कोई उद्योग बड़े नहीं हैं जहाँ उनको जॉब मिल सके और वो अपने होम टाउन में रहकर भी जॉब कर सके। तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है और फिर वो जब बाहर जाते हैं तो निश्चित ही मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़ी जगह पे जॉब करते हैं और भविष्य में उनके पेरेंट्स ही रह जाते हैं जबलपुर में, जो आने वाले टाइम पे अब धीरे धीरे एक एज पर आएंगे। तो वापस तो हम चाहते हैं सरकार से कि निश्चित ही क्लस्टर के माध्यम से और कुछ आईटी कंपनियां हैं जिनकी ब्रांचेस जबलपुर में होना चाहिए, जिससे जॉब जनरेट हो और हर आदमी चाहता है कि अपने पेरेंट्स के, माता पिता के साथ रहकर ही हम काम कर जी। सकें। बिल्कुल। पैंडेमिक के बाद, तुरंत जी। बाद, जहाँ लोग रोज़ी-रोटी के लिए भी परेशान हो रहे थे, ऐसे में आपने लोगों की या यूँ कहें छोटे व्यापारियों की किस तरह मदद की? हम लोगों ने कोरोना काल के बाद से एक महिला उद्यमी में एक एग्जीबिशन लगी थी जबलपुर में परिजात बिल्डिंग के पीछे। वहाँ पर हम लोगों ने स्वयं जाकर
कैट संस्था के हम लोग सभी पदाधिकारी लोग गए थे और वहाँ हम लोगों ने देखा कि कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनके मुखिया कोरोना काल के बाद से नहीं रहे, उनको घर चलाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने निश्चित ही जो काम घर पे कर सकते थे, उन्होंने कुछ ना कुछ व्यापार बड़े छोटे स्तर पर चालू किया था। तो हम उस पर उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों ने पापड़ का काम स्टॉल लगाया हुआ था, किसी ने अपने अचार का लगाया हुआ था, किसी ने चाट के स्टॉल लगे थे, कपड़े जो रहते हैं उनके थैले वगैरह, भगवान के वस्त्र का काम, इस तरीके से काफ़ी करीब 50-55 स्टॉल्स लगे गए थे। तो हमने निश्चित ही उस समय पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उसमें हम लोगों ने उन महिलाओं का उन स्टॉल में जाकर सम्मान किया था। चूँकि सम्मान हर जगह पे लोग अपनी जगह पे बुला के कराते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ को इस तरीके से स्टार्ट किया था कि ना किसी का समय भी खराब हो, और निश्चित ही आजकल हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा होता है। उन्हें अगर उन लोगों को अगर एक सम्मान मिलता है, कोई भी संस्था सम्मान देती है, तो निश्चित ही वो अपने उनके बच्चे हैं सोशल मीडिया में उसको फ़ोटो डालते हैं, उस चीज़ को अवार्ड को बताते हैं, जी, और कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनता है तो निश्चित ही उनका व्यापार बढ़ता है। तो बढ़ने से ही उनका घर भी चल सकता है। तो बिल्कुल। उन लोगों ने इतनी पहल की, तो हम लोगों ने के आगे तो बड़ी छोटी-सी पहल है कि हम लोग उनको प्रोत्साहित करें कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ाएँ, जी, बिल्कुल। इस तरीके का काम किया। बिजली के बढ़ते-घटते रेट को लेकर सरकार से आपकी नाराज़गी है। क्या कहेंगे इस पर? इस पर हमने निश्चित ही नाराज़गी अपनी ज़ाहिर की थी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि बिजली की जो रेट्स हैं वो पेट्रोल की तरह ऊपर-नीचे अगर होते हैं, तो निश्चित ही जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो व्यापारियों का, उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री अगर डलती है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो निश्चित ही मार्केट में आने पर उस पर 60% करीब-करीब का कास्टिंग, अलग-अलग प्रोडक्ट हैं, किसी में 40 से 60% कास्टिंग जी, जो रहती है वो बिजली पर ही निर्भर रहती है कि उसकी प्रोडक्ट की कास्टिंग क्या पड़ती है। अगर बिजली के दाम बढ़ जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, आप किसी भी चीज़ को, साबुन को, नमकीन को, किसी भी चीज़ को अगर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, उस पर ऑलरेडी एमआरपी डल चुकी है। उनका मार्जिन फैक्ट्री वालों का अगर 10 से 20% मार्जिन रहता है, जिसमें डैमेज भी है, पब्लिसिटी भी करनी है ब्रांड की, सभी कुछ खर्चे जुड़े रहते हैं। जी, उसके बाद अगर बिजली का रेट 10 से 20% से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, तो वो बार-बार अपनी पैकिंग को लेकर कैसे एमआरपी चेंज करेंगे? और फिर ब्रांड की इमेज भी खराब होती है। कस्टमर भी नाखुश होता है कि अभी हम पिछली बार ये सामान खरीद के गए थे तो ये ₹10 का पाउच था, अब ये ₹11 का हो गया, ₹12 का हो गया। जी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ज़मीनी स्तर पे बहुत आती हैं। तो इस तरीके से हमारा सरकार से यही कहना था कि ये प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए इस तरीके से बिजली के दामों पर नियंत्रण रखना चाहिए हैगा, और हमने उस पर पूरे मध्य प्रदेश के कैट के हर जिला स्तर पे ईमेल के माध्यम से प्रद्युम्न तोमर जी को, जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको हमने ज्ञापन दिया गया था कि आप इस पर निश्चित ही इस बैठक में पहुंचकर आप इस पर संशोधन कीजिएगा कि इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उस पर हम अभी भी एग्रेसिव हैं, ऐसा नहीं है कि हम उस पर शांत बैठे हैं। आगे कुछ ना कुछ सरकार सोचेगी इस पर, इसी का हम इंतजार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद मैडम, और बहुत-बहुत काफ़ी आपका। विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए। हाँ जी, तो धन्यवाद ये आपका थे बहुत-बहुत। दीपक सेठी जी जिन्होंने व्यापारी वर्ग के हितों को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर हमसे काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसी तरह और भी बिंदुओं पर चर्चा के लिए हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।